सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क की सियासत इदारे बड़े अहम होते हैं। फौज का इदारा सबसे बड़ा अहम इदारा है इस मुल्क का, आईनी इदारा है जिसने हर दौर में, हर मुश्किल घड़ी में इस मुल्क की हिफाजत की है, अवाम की हिफाजत की है। जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए शहबाज गिल ने, वो आपके सामने है। मुश्किल वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ के लिए, जब ऐसा बयानिया होगा अपने इदारों को टारगेट किया जाए। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि इदारों के ऊपर और फौज के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह सियासी तौर खान साहब तहरीक इंसाफ चारों तरफ से फंस चुकी है, उसके बाद आज प्रेसिडेंट साहब ने यह भी कहा कि कहता हूं कि यह मिल बैठ के कुछ तय करें। और बहुत तकसीम आ गई है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। मुल्क के अंदर डॉलर एक दफ़ा फिर कम हो रहा है, बेहतरी की एक नवीद ज़रूर सुनानी चाहिए। मुल्क के अंदर और महंगाई कम होनी चाहिए और मौके होने चाहिए। मुल्क के अंदर जहां सियासत का इस्तेहकाम होता है, वहीं माशी तौर भी इस्तेहकाम आता है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है और एडवोकेट है, मारूफ कानूनदान है, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। यासीन आजाद साहब, जो दो अहम केसेस हैं आपको पता है खान साहब के ऊपर, और वो दो अहम केसेस ये हैं कि एक तो फॉरेन फंडिंग का है, वो तो आपके पास सारी चीजें, उसका फैसला भी आ गया है, और दूसरा जो है वो तोशा खाना है। क्या होने जा रहा है? डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, नहीं बच सकते। जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी गए, आपको खुद पता है, और उनके ऊपर भी यही था। क्या कहेंगे सर? जहां तक फॉरेन फंडिंग केस का ताल्लुक है, जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतफिका फैसला है, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जजमेंट के अंदर तकरीबन हर चीज को साबित किया और ये भी बताया कि ये अकाउंट डिस्क्लोज किए गए हैं। और अब उसके बाद ये नाम भी आया कि जो असद केसर है उसके नाम पे भी पैसा ट्रांसफर हुआ, इमरान इस्माइल का भी हुआ, डिफरेंट लोगों के नाम पे पैसा गया। लामाला उसके लिए जो राइट है उनके पास, पीटीआई का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का हक रखते थे, जाते हैं या नहीं जाते ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो रेफरेंस फाइल किया गया कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो इलेक्शन कमीशन को, वो केस इसलिए ज्यादा सीरियस है कि तोशा खाना से जो गिफ्ट आपने लिए, बाद गिफ्ट में तो आप कहते हैं कि 20% देकर तो मैंने लिए हैं, गिफ्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनके घर में चले गए और आपने अपने रिटर्न के अंदर शो नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को सजा सिर्फ इस बात के दी गई थी कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह वसूल नहीं की और डिक्लेरेशन में उन्होंने शो नहीं किया, इस ग्राउंड पर आपने डिस्क्वालीफाई किया था। इमरान खान साहब की जो इस वक्त पोजिशन है मेरे नज़दीक फॉरेन फंडिंग केस की वजह से और तोशा खाना के केस की वजह से इंतहाई तशवीशनाक है, और की मजीद जो प्रोग्रेस होगी उसमें क्या फैसला सामने आता है, मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ एक अजीब सा दस्तूर है कि जिस तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं, कोई कुछ फैसला हो जाता है, कभी कोई फैसला हो जाता है। मेरा शुरू से अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है, अब बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहता था कि 184(3) में किसी को फॉर एवर के लिए सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस आइन के आर्टिकल्स में राइट ऑफ अपील ना हो, और राइट ऑफ अपील ना होने की वजह से अगर आप मामलात को आगे ले जाएंगे तो वो आदमी कहीं का नहीं रहता। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ को जो आपने डिस्क्वालीफाई किया, उम्र कैद के लिए किया, जब आइन के आर्टिकल 62 और 63 में लाइफ के लिए डिस्क्वालीफिकेशन कहीं में नहीं थी। अब जो सूरत हाल है वो मेरे नज़दीक जो फॉरेन फंडिंग के नंबर 1, क्योंकि उसने में भी बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज नहीं की, आपने बड़े बड़ी फर्मों से पैसा लिया, इंडिविजुअल फंड कलेक्ट कर सकते थे, कलेक्टिव किसी कंपनी से या किसी इदारे से आप नहीं ले सकते थे। और फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने ये देखा होगा कि शौकत खानम के लिए चंदा जमा किया गया और उसको पार्टी फंड के अंदर इस्तेमाल किया गया।
तो ये अमानत में खयानत के मुतरादिफ आता है जो सही। क्रिमिनल केस भी बनता है। सर टेलीफोन लाइन पे रहे, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हैं मोहतरम जनाब अली ताहिर साहब, और हमारे कानूनदान हैं, एकेडमिक हैं, एंकर हैं। सर आप लेट हुए, आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जिस तरह यासीन आजाद साहब ने कहा बच नहीं सकते, इससे पहले नवाज शरीफ साहब जिस तरह डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आपके सामने क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो माजरत लेट आने की, दूसरा आपको और यासीन आजाद साहब दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हुए यासीन साहब की बात से एग्री करता हूँ। वो जो एक जजमेंट है वो 5 मेंबर बेंच का है। मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये अपॉर्चुनिटी कभी किसी लार्जर बेंच को मिली या फुल कोर्ट को मिली तो उस फैसले को सेट असाइड किया जाएगा। मैंने उस वक्त जिस वक्त ये फैसला आया था उस वक्त बड़े गौर से मैं इसकी प्रोसीडिंग को देख रहा था, और उन दिनों चूंकि खुद भी कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट में था, तो पता जब लगता था कि वो बेंच बैठ गया है, वो 11 बजे के बाद बेंच बैठता था, तो मैं उस कोर्ट रूम में भी जाके बैठता था। तो मैं जो आसमा जहांगीर की जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर थी और मुनीर मलिक साहब की जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर थी, कंप्लीटली मैं बड़ा उन आर्ग्यूमेंट से इंप्रेस हुआ था। और वो आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कैसे हो सकता है कि 4 या 5 जजेस या 3 जजेस या 2 जजेस बैठकर ये फैसला करें कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं जी, आप सादिक और अमीन नहीं है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। कोई ये फैसला कैसे कर सकता है? और फिर नंबर 2, उस फैसला करने के बाद जिंदगी भर के लिए उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। उस वक्त तो पीटीआई इसके हक में थी, लेकिन आपने शायद परसों देखा हो कि पहली दफा सेनेट के अंदर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी यकआवाज हो गई, और वो यकआवाज इस बात पे हुई कि ये लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और वो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि खान साहब को खुद नजर आ रहा है कि कहीं मैं खुद इस जाल में ना फंस जाऊं। पता लगे मैं ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो चलो 2, 3, 4, 5 साल तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पूरी जिंदगी में। और इतना ज्यादा यानी डिकोटमी है इस पूरे प्रिंसिपल के अंदर कि देखते हुए पढ़ते हुए उसको एज अ कानूनदान, एज अ ज्यूरिस्ट या एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ शर्म आती है। मैं अगर किसी को मर्डर करूं तो 10 साल के बाद जी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, और मैं जो हूं अगर किसी नैब के मुकदमे से मैं हो गया हूं, कोई मॉरल टॉर्पिट्यूड का मैं कोई ऑफेंस कमिट करूं तो रिलीज होने के 5 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सादिक और अमीन नहीं रहा, आप देखें ना, इकामा आ गया या पनामा आ गया या ट्रॉपिकाना आ गया, जो भी आ गया, अगर मैं सादिक और अमीन नहीं रहा तो मैं सिर्फ चंद लोगों की, एंड देयर आल्सो men make mistakes in their judgments, उस जजमेंट की वजह से मैं पूरी जिंदगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करूं। ठीक है। ये तो जो लॉ की सेंट्रल स्पिरिट है, जो स्पिरिट ऑफ द लॉज है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात तो उस वहां पर ही समझ मुझे नहीं आती कि ये किस तरह इस प्रिंसिपल। ठीक है, एडवोकेट यासीन आजाद साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। जिस तरह एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि सेनेट के अंदर भी जो है ना एक बड़ा के लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज आज लचक भी देखी प्रेसिडेंट साहब की बातों से, तो मैं तो चाहता हूं ये सब बैठे, सियासी तकसीम ना हो। पहले तो ये बैठने की बात भी नहीं करते थे, यानी कि इमरान खान सियासी तौर फंस गए। दूसरी तरफ इदारों के ऊपर जो तनकीद, शहबाज गिल, उसको अब उन्होंने डिसोन भी किया। एक तरफ डिसोन करते हैं, बयानात भी देते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं ब्रेक के बाद आता हूं आपकी तरफ, और बैरिस्टर साहब मेरे साथ स्टूडियो में। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं।